हाँ, लॉजिक समझाइए मिस्टर पृथ्वी। रिंग ओके, इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से डीक्यू चार्ज लेकर आए और लाके इस पे फैला दिया। ऐसा मिस्टर पृथ्वी ने अभी तक कहा है। किसी को तकलीफ है समझने में? कंटिन्यू प्लीज। डीक्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज की वैल्यू जब शुरू किए थे तो 0 थी और बिल्डअप करते करते इसको क्यू तक ले जाना है। दिस इज द वर्क डन बाय अस। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल यूजिंग मेथड 1। ओके, दिस इज अनदर मेथड जो मिस्टर आर्यन ने किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर आर्यन की अप्रोच मेथड 2 की है, तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। मेथड 1 क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, गो अहेड। ओके, इस जगह पर हम बाकियों की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एलिमेंट की। इसका हाफ क्यों कर दिया? क्योंकि लास्ट क्लास में सीखा था। क्या करिएगा, तुमने क्या किया है, बचे हुए शेल की वजह से यहां पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर लिखा, राइट? इस जगह का पोटेंशियल जो के क्यू बाय आर होता है, उसमें आपने मान लिया इसका, इस छोटे से एलिमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मान लिया ना आपने जब ये लिखा, नहीं तो हो सकता है इसका भी कंट्रीब्यूशन होता। तो आपने ये कहां प्रूव किया कि ये छोटा सा एलिमेंट इस जगह के पोटेंशियल के क्यू बाय आर होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था? आई डोंट नो यू। ओके, ये हाफ क्यों लिखा है? ध्यान से सुनिएगा। जब ये हम के क्यू बाय आर पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो ये के क्यू बाय आर में क्या इस डी क्यू डैश का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? है। लेकिन जब हम इस डी क्यू डैश के लिए इंटीग्रेट करने आएंगे, तो जो के क्यू बाय आर लिखेंगे उसमें उस डी क्यू का कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? मतलब इस डी क्यू डैश का और डी क्यू का इंटरेक्शन कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार, इसलिए हाफ। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करते इतना सारा आर्ग्यूमेंट देके, तो आंसर तो गलत आ जाता है। वेरी गुड बॉय। पोटेंशियल की वैल्यू यहां सब जगह कांस्टेंट है। ओके, मैंने चीटिंग किया था। ये छोटा डी क्यू लिखना पड़ेगा, ये वेरिएबल नहीं है। नहीं चमका होगा अभी भी। आपके साथ तो हर एक्स के साथ डीएक्स होता है, और वो डीएक्स है तो एक्स होगा ही होगा और वेरिएबल होगा। कितनी बार मैं सवाल करा चुका हूं ऐसे, जहां पे आप डीएक्स के साथ एक्स फ्री मान के चलते हैं। नहीं करवाए गौरव? हाँ, कोई एक सूत्र हो तुम्हारे पास बताने के लिए, बड़ा सा एक वर्ड है? नहीं क्लियर है सबको? ऑलराइट, सॉलिड स्फीयर का होमवर्क दे दूं? 2 सॉल्यूशन होंगे। मेथड 1 का सॉल्यूशन होगा प्याज, कैबेज। वो भाई कोई प्याज नहीं खाता हो, बहुत सीरियस जैन हो, तो कैबेज तो खाता होगा दादा। क्या कॉमन है दोनों में? शेल्स के ऊपर शेल्स के ऊपर शेल्स। प्याज लेयर बाय लेयर, ठीक है?
और ये सेकेंड मेथड, सॉलिड स्फीयर के अंदर शेल्स अज्यूम करके पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ लोगों को तो आता ही है, क्यों भाई? पोटेंशियल का फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के अंदर, वेरी गुड, राइट। देखिए कितना बढ़िया फॉर्मूला आता है इसको, सो नाइस, राइट। तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए अंदर शेल्स मान मान के, और हर शेल पे बाकियों की वजह से पोटेंशियल लिखकर इंटीग्रेट कर लीजिए। दोनों मेथड से आंसर लाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि वो सीखा आपने। सो प्लीज ट्राई दैट। सॉलिड स्फीयर का टफ है, इससे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इजी वाला मैंने कर दिया, ठीक है? जरूर ट्राई करिएगा, सीखने को मिलेगा। बढ़ू मैं आगे? ओके, अब थोड़ी सी अनरिलेटेड चीजों पे जाएंगे हम, एक दो, और फिर वापस शेल पे ही आएंगे, ठीक है? यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, नाम ही है, कितना यूनिक नाम है, यूनिकनेस थ्योरम। यूनिक वर्ड सुना होगा आपने कि नहीं सुना? अद्वितीय, ओके, उसके जैसा कोई ना होना, ओके। मैसी, फेरेडे, श्रेयांश, अरे अद्वितीय लोग हैं। नहीं श्रेयांश? नो सर, मतलब कौन अद्वितीय नहीं इनमें से? मैसी, फेरेडे, श्रेयांश, ओके, यूनिक, यूनिकनेस थ्योरम, राइट। तो यूनिकनेस थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ हमसे बहुत दूर है, लेकिन ग्रेट माइकल फेरेडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूं ही समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा है, लेकिन अच्छी चीज है इसलिए आनी चाहिए, ओके। कोई ज्यादा यूज होगा नहीं इसका, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने पहले भी कहा था बहुत थ्योरी हैवी चैप्टर है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ग्राउंड वर्क यहीं क्रिएट होता है। जैसे अपन वो पढ़ रहे हैं अभी MEC जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं करना पड़ता, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, जीरो दिमाग है उधर। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड हम सारा इधर पढ़ चुके हैं, तो उधर दिमाग नहीं लगता, राइट। यहाँ सारा थ्योरी लगता है, बैकग्राउंड सारा यहाँ होता है, तो इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। ये जो थ्योरम हम यहाँ पढ़ रहे हैं MEC में भी ऐसे की ऐसी वैलिड होती है, ओके। तो ये थ्योरम क्या कहती है, पहले हिंदी में सुन लें, फिर अंग्रेजी में भी बोल दूंगा, ओके। ये बेसिकली ये कहती है कि यदि हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगी, इनफैक्ट मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, पढ़े लिखों की भाषा में, या तो ऐसे लिख दूं, या जैसे एक्चुअली पढ़े लिखे लिखते हैं वो ऐसे लिखेंगे। फील्ड जो पूरे यूनिवर्स में जो फंक्शन आएगा आर वेक्टर का, कि इस जगह इतनी फील्ड, उस जगह उतनी फील्ड, उस जगह इतनी फील्ड आएगा ना, ये इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फंक्शन ही आएगा, दो तो नहीं आएंगे। कि संडे के दिन ये वाला फंक्शन और मंडे के दिन दूसरा फंक्शन, सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए देयर वुड बी वन फंक्शन, राइट। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट इज रिवर्स? यदि हमने बता दिया दुनिया में इस तरह की फील्ड है, तो वो दो अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप की फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर अ यूनिक फील्ड फंक्शन देयर वुड बी अ यूनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। 1-to-1 इसको शायद यदि फंक्शन की भाषा बोलूं तो इसको 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। बोथ वेज 1-to-1 को 1-to-1 ही बोलते हैं ना, है, दोनों साइड से 1-to-1 है, ओके। पता नहीं मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, इसलिए दिल पे मत लेना, मैं गलत बोल दूं तो इसकी सही होगी। RN 1-to-1 हुआ क्या यार? ये है एक के लिए एक और उस एक के लिए ये भी एक है क्या? 1-1 हुआ, 1-to-1 नहीं हुआ। इसकी मैथ्स खराब है, ओके, मुझे भी शक था, सिर्फ बकवास करता है। आप तो डरा क्यों रहे हो भाई? मेरे को तो कोई कुछ भी बोलता मान लेता हूं मैथ्स में मैं, अरे है ना, वही वाली है, ठीक है। फॉर अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देयर वुड बी अ यूनिक field in space, unique function of field in space, and for a given function of field in space there would be unique charge configuration. मतलब कि a particular type of field function cannot be produced by two different charge configurations. Okay?
For a unique charge configuration, there is a unique field function, and for a unique field function, there is a unique charge configuration. Same field function cannot be produced by two different charge configurations. ठीक है, दो डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से सेम तरह की फील्ड नहीं आएगी, यूं भी कह सकते हैं हम, और एक फील्ड दो अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से प्रोड्यूस नहीं हो सकती. आप माइकल फेरेडे की भाषा अभी तक सुने होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे फील्ड लाइंस बन गई. यदि हम उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज करेंगे तो अब सेम फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगी. ये हमको इंट्यूटिवली समझ में आता होगा. आई होप सो इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए कि सेम फील्ड लाइंस हमको दो डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से नहीं मिल सकती. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का? कोई डाउट है? एब्सोल्युटली क्लियर है, इंट्यूटिवली क्लियर है. प्रूफ नहीं दे सकता मैं इसका, वो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फेरेडे की दुनिया से प्रूफ की जरूरत ही नहीं है. इंट्यूटिवली समझ में आता है कि एक फील्ड लाइन का यदि मैंने स्ट्रक्चर दे दिया तो दो अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से मैं वो वाली फील्ड लाइंस नहीं बना सकता. जैसे कि मैंने बोल दिया 0 से r तक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x और उसके बाद 1/r², तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सिवाय कोई भी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता. कोई भी और प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. 0 से r तक 0 और उसके बाद से kq/r² रेडियली आउटवर्ड्स, ये भी सिवाय यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता. दिस इज यूनिकनेस थ्योरम. समझ में आई बात? पक्का? ओके. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट. बड़े लोगों ने जब यूनिकनेस थ्योरम को देखा, और जैसा आपको पता है ही सही, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करीब 50 साल बाद हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, तो फील्ड उनके लिए सेंट्रल पॉइंट है. तो आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस देख के और काफी कुछ तो अभी अपन पढ़ भी चुके हैं, ये समझ में आने लग गया होगा कि फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट आइडिया. तो उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई, इसका प्रूफ हम नहीं दे पाएंगे, कि हम ये सोचें, मैं वापस सेल्फ एनर्जी पे आ रहा हूं बच्चों, हम ये सोचें कि हमने इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाया कि जगह हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने फील्ड कंस्ट्रक्ट करी. दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चार्ज होगा तो फील्ड होगी, फील्ड होगा तो चार्ज होगा, दोनों इनसेपरेबल हैं. तो रादर देन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन थिंक क्रिएटिंग अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्रिएटिंग अ फील्ड इन स्पेस. और उन्होंने ये बोला, बड़े लोगों ने, कि एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम टू क्रिएट फील्ड इज हाफ E0 E². एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट E field per unit volume is half E0 E². मतलब कि यदि एक यूनिट वॉल्यूम में E फील्ड पाई जाती है तो उस फील्ड को बनाने में इतना खर्चा हुआ. यहां पे मैं ये भी बता दूं, आप में से कई बेवकूफ लोग होंगे जो ऐसी हरकत करेंगे आगे ना पीछे, अभी भी करते होंगे. अपन एक ही सॉल्यूशन में पोटेंशियल का वर्क और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों लिख देते हैं क्या? ये एक ही चीज लिख दे, एक ही चीज लिखते, राइट? वैसे ही या तो हम लोग ये लिख लेंगे वर्क डन टू क्रिएट चार्ज, या ये लिख लेंगे. दोनों नहीं है कि कोई बोले अच्छा सेल्फ एनर्जी आधी रह गई थी, अभी तो चार्ज बनाने की निकाली थी, फील्ड बनाने की तो निकाली नहीं थी. या तो इसकी बात करेंगे या फिर इसकी करेंगे, दोनों की नहीं करेंगे साथ में. श्रेयान समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, मतलब एक ही साइड से लिखना है और एक ही बात है दोनों. या तो हम ये कह दें हमने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाया, या ये कह दें कि हमने फील्ड बनाई. दोनों में कोई अंतर नहीं है. या तो फील्ड बना ली या चार्ज बना लिया, क्योंकि चार्ज बनाया तो फील्ड भी बनेगी, और फील्ड आई है तो वही वाला चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जिससे ये फील्ड आई है.
ये सिर्फ सोचने का तरीका। और बड़े लोगों को ये समझ में आया कि फील्ड ज्यादा रियल है। हमारे लिए भी फील्ड ही सबसे रियल चीज है एक्चुअली। तो हमारी दुनिया फील्ड से ही चल रही है। हमको वो एटम थोड़ी दिख रहे हैं जिनके वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम तक पहुंची है, लेकिन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिख रही हैं, उनका असर हमें दिन रात फील होता है। राइट? समझ में आई बात? तो एक और डेरिवेशन करेंगे। शेल के लिए करें, सॉलिड स्फीयर के लिए करें? सॉलिड स्फीयर, चलो सॉलिड स्फीयर के लिए कर लेते हैं। यूज दिस टू फाइंड फील्ड ड्यू टू सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। हिंट, फील्ड का फंक्शन तोड़ना पड़ेगा, स्पेस में डीवी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी 4πr² dr की, क्योंकि फील्ड वेरिएबल है। आप में से कई लोगों को इंटीग्रेशन से बहुत मोहब्बत है, जहां दिखती है छोड़ देते हैं उसको। फील्ड वेरिएबल है और इंटीग्रेशन के 2 टुकड़े होंगे। क्यों होंगे 2 टुकड़े? बाहर और अंदर फील्ड के फंक्शन अलग अलग है। और वॉल्यूम कौन सी होगी? 4πr² dr। उसके अंदर हम एनर्जी लिख देंगे कि उसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी। करिए करिए, गलत करिए, जल्दी कुछ तो करिए। ओके, लेट्स से r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है। अपन ने x दूरी पर dx मोटाई की एक इमेजिनरी शेल मानी। क्यों मानी? क्योंकि इसके अंदर हम लोग फील्ड मान सकते हैं कांस्टेंट है। कितनी फील्ड होगी यहां पर? कितनी फील्ड होगी यहां पर? वन बाय 4π0 Q/x², यही होगी। कोई कंफ्यूजन है समझने में? पक्का? पर यूनिट वॉल्यूम इस जगह पर फील्ड बनाने में इतना खर्चा आया। कितनी वॉल्यूम है इस शेल के जहां पर फील्ड ई है? यहां से यहां तक की वॉल्यूम मत बोल देना, वहां से वहां तक फील्ड ई नहीं है। फील्ड ई सिर्फ इतने इलाके में है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 4πx² dx। कहां से कहां तक जा सकते हैं हम इस इंटीग्रल के साथ? 0 से इन्फिनिटी जा सकते हैं क्या? तो r से इन्फिनिटी। ओके बच्चों, ध्यान देना, ये इंटीग्रल यदि आपको दिख रहा हो तो 1/x² आएगा नीचे, उसका इंटीग्रल 1/x होगा। मैं किसी और कारण से बोल रहा हूं, यदि ये दिख गया हो आपको। नहीं दिखा? ये 1/x⁴ नीचे, ऊपर x² से x⁴ काटा 1/x² बचेगा। 1/x² का इंटीग्रल 1/x होता है। राइट? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए निकालते सेम चीज तो सब कुछ सेम होता। लोअर लिमिट क्या आती? 0, और उसकी सेल्फ एनर्जी आ जाती इनफाइनाइट। Hence proved no point charges। इसीलिए जब भी हमसे कोई पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की सेल्फ एनर्जी पूछता है तो हम लोग पॉइंट चार्जेस को बनाने की एनर्जी कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं करते। याद करिए मैंने क्या कहा था, जब मैंने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए सेल्फ एनर्जी निकाली थी तो Q1 Q2 को बनाने की सेल्फ एनर्जी अकाउंट में नहीं ली थी। किसकी ली थी? Q1 के पास में Q2 को लाने की। नहीं तो हो सकता कोई आ जाए ये बात करना। ओके, क्योंकि मैं भी एक आध सवाल कराऊंगा सेल्फ एनर्जी के सिस्टम के, तो वहां पे आप देखेंगे कि हमें जरूरत पड़ेगी। खैर, करीब करीब सेम चीज है विद द बिट ऑफ डिफरेंस, हाफ E0 E। 0 से R तक फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या है? ρx/3ε0 4πx² dx। दिस प्लस दिस विल गिव योर आंसर। यदि इसको 0 कर दे अंदर की फील्ड को तो शेल की सेल्फ एनर्जी आ जाएगी।